आप लोगों की तरह कमिश्नर साहब भी कंफ्यूज्ड बैठे थे। दरअसल उस दिन जब पुलिस ने रेड मारी तब तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उस फार्म हाउस के गराज में से एक डब्बे के पीछे एकदम फंसी धसी हुई एक लड़के की लाश मिली थी। और अपेरेंटली वो लड़का रौनक का दोस्त था जिसने उसकी इतनी मदद करी थी रिगार्डिंग सुरभि। तो फिर पता चलेगा। एनी हाउ सर, उस रात जो उसने पूरी इतनी जिद मचाई थी उससे मिलने की, बात कुछ यूं थी कि वो सुरभि को वहाँ बुलाता है और कहता है कि मैं उस दिन वो चला गया था ना, पर अपेरेंटली वो नाराज़ होके नहीं गया था। उसको लगा कि उसको अपना प्यार और प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका क्या? वही तरीका जो रौनक के मन में अतरंगी सतरंगी से चलते रहते हैं। वो अपना प्लान बताता है। प्लान कि वो उस प्यून के लड़के को लाकर माफी मंगवाते हुए मारेगा। सुरभि को तब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। तब तक उसको ये तक नहीं पता था कि उस दिन कुछ वॉमिटिंग का इंसिडेंट हुआ है, उसने किसी के साथ बदतमीजी करी है, किसी ने उसको थप्पड़ मारा, उसको कुछ नहीं पता। शी वॉज जस्ट आउट ऑफ अ माइंड। लेकिन यहाँ पे जब ये इस तरह की बातें करता है तो सुरभि उसे पागल बुलाती है। ये उससे नहीं करना चाहिए था। सर दिस वन वर्ड ट्रिगर्स अ लॉट इन हिम, क्योंकि सर ये शब्द एक दफ़ा उसकी माँ ने उसको बुलाया था और उसे पसंद नहीं आया सर ये वर्ड। एनी हाउ सर, जब वो मना करती है और वो इस तरह की बातें करने लगती है तो ही बिगिंस टू पैनिक। एंड रौनक को लगता है कि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही कि वो ये कर सकता है। एंड ही लॉक्स हर इन दैट रूम। अब सुरभि सर गायब होती है मंडे को, और उसके 3-4 दिनों के बाद ये भाई साहब जो हैं अर्पित को किडनैप करवा लेते हैं। ये और इसके दोस्त ने साथ में मिलकर किडनैपिंग करी थी। सुरभि उस कमरे के अंदर से चिल्ला चिल्ला के मना करती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें। रौनक नहीं मानता। सर रौनक और उसके दोस्त ने अर्पित को बड़ी बेरहमी से मारा। इनफैक्ट सर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स है उसमें उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है दैट इज एक्सेसिव ब्लोज टू द हेड। इस बारे में रौनक ने ओपन कन्फेशन तो नहीं दिया, लेकिन सब पर्सनल में मैंने उससे निकलवाई है। सर उसने उस लड़के को मारा अपना प्यार जताने के लिए, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हेन रौनक का प्लान बैकफायर्स। सुरभि की आंखों के सामने अभी अभी एक लड़के का मर्डर हुआ था। एंड दैट वॉज नॉट सम कि कोई एक चाकू घोंप दी या एक गोली चला दी। मार मार के उसके करहाते हुए उसकी चीखों में जैसे सुरभि ने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। एंड शी एंटर्ड अ स्टेट ऑफ शॉक। एक ऐसा सदमा लगा उसे कि वो उस कमरे की बिस्तर पे बस बैठी रह गई, और उसकी आंखें जो थीं वो सामने बनी ग्रिल की ओर बस टिकी रह गई। यहाँ पे रौनक पैनिक होना शुरू होता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि जो अभी हुआ है उसके सामने उसका एक रिएक्शन है वो। लेकिन तकलीफ तब बढ़ गई जब अगले दिन की सुबह तक ना वो खाना खा रही है, ना वो पलकें झपका रही है, ना वो कुछ, बस शी इज जस्ट स्टेयरिंग इनटू एन अबिस। उसे कुछ समझ में नहीं आता, और सर जल्दीबाजी में रौनक यहाँ पर एक गलती कर बैठता है। सर रौनक जो है वो उनके जो स्कूल का टेक्नीशियन है उसके साथ एक मतलब ओवर अ फ़ोन कॉल थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करता है। एंड ये गधा डायरेक्टली जाके उसको ब्राइब करने की कोशिश करता है। टेक्नीशियन जो होता है भाई, अब सर थोड़े कुछ रिलेशंस बना के ब्राइब करो तो शायद अगला मान भी जाता, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक वीडियो फाइल रिकॉर्डिंग निकालने की बात करता है फॉर द एनुअल डे। टेक्नीशियन पैनिक हो जाता है और वो इमीडिएटली मना कर देता है। लेकिन टेक्नीशियन यहाँ पे जा कर के प्रिंसिपल के साथ ये बात शेयर करता है कि उसको इस तरह का फ़ोन कॉल आया।
सर फ़ोन कॉल जो था वो जिस नंबर से किया गया था, रौनक ने किसी और का, सड़क चलते किसी इंसान के नंबर से वो फ़ोन कॉल किया था। सर प्रिंसिपल को वो फ़ोन आता है, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई इंसान एनुअल फंक्शन की रिकॉर्डिंग क्यों मांग रहा है, और वो भी कैमरा रिकॉर्डिंग्स। प्रिंसिपल जो है अपने अकाउंट से उन फाइल्स को देखते हैं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता, और फिर एक फाइल आती है जहाँ पे सुरभि का उल्टी करना, उसका थप्पड़ मारना, फिर अर्पित का रिटेलिएट करना, ये सब कैप्चर्ड होता है। एक ग्लिच दिखाने के चक्कर में प्रिंसिपल ने एक नहीं बल्कि 5 एक फाइल्स को डिलीट कर दिया एट रैंडम। अब सर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो ये फाइल्स डिलीट करी, ये अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, स्कूल का रेपुटेशन बचाने के लिए किया। पियून दादा जो हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी उन्हें पता थी, अब अगर उनके बेटे ने किसी लड़की पे हाथ उठा दिया तो उनके ऊपर जो होगा, और बाय दैट टाइम उनका बेटा जो है ही हैज़ डाइड, क्योंकि उसकी बॉडी मिल चुकी है। तो कहीं उसके मरे हुए बेटे को और डेफेमेशंस तो नहीं सहने पड़ेंगे, इस बात से डिलीट करी, या फिर इसलिए डिलीट करी क्योंकि उनके सुरभि के पापा के साथ अच्छे रिलेशंस थे और वो सुरभि की इमेज बचाना चाहते थे। आई डोंट नो। प्रिंसिपल ने अब जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन उनकी नीयत क्या थी ये। लेकिन यहाँ पे रौनक जो है वो एक दुविधा में फंस जाता है। दुविधा कैसे? अब सुरभि जो है ना वो खाना खाए, ना बात करे, ना हिले डुले, ना रिएक्ट करे, ना कुछ। अब रौनक अपनी पागल भरे डिस्ट्रक्टिव तरीकों से ही सही, लेकिन प्यार तो करता था। जब इस तरह की हालत देखी सर, तो उसके दोस्त ने उसको रेकमेंड किया कि वो सुरभि को मार दें और उसको भी डंप कर दें, क्योंकि सर अगर वो वैसे रह गई तो दे कांट डू एनीथिंग, पुलिस एवेंचुअली उसे ढूंढ लेगी। रौनक ने जब ये बात सुनी, उसका दिमाग जैसे फिरा, इतना गंदा। हिम्मत कैसे हुई, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसको मारने की बात कैसे करी। और सर जिस तरीके से उसने सजेशन दिया था कि सुरभि को मार के वो लोग डंप कर दें, जिस तरीके से उसने अर्पित को मारा था, वैसे ही बेरहमी के साथ उसने अपने दोस्त को मारा। प्रणव जो है वो ये बात करता हुआ अचानक से जैसे शांत हो जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी डगमगा जाती है। कमिश्नर साहब समझ नहीं पाते, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने मतलब केसेस किए हैं, तो वाई सडनली। पूछने पे प्रणव बोल देता है कि सर काश सर उस दिन मैंने उस केस को बचा लिया होता। सर अगर केस हमारे हाथ में रहता ना, तो सर शायद ना हम अर्पित को बचा पाते। या सर मतलब उस दिन सर मुझे आ जाना चाहिए था। कमिश्नर उसे कन्विंस करते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कॉल लिया। भाई अब पुलिस डिसीजंस होते हैं, कभी सही होते हैं कभी नहीं, लेकिन प्रणव को जैसे यूं लग रहा था जैसे उस दिन जो उसके हाथ से वो केस चला गया था, जिस तरीके से सौरभ ने उस केस को स्नैच कर लिया था, अगर वो नहीं हुआ होता तो अर्पित जिंदा होता। अगर वो नहीं हुआ होता तो सुरभि वुड नॉट हैव एंटर्ड दैट स्टेट ऑफ शॉक। यार देख है, ऐसी फालतू बातों पर अपना दिमाग अब मत लगा, ठीक है? एक तो वो सौरभ का भी मेरे को समझ में नहीं आया, अचानक से आता है, आके केस वेस लेना है, कुछ उसकी डिपार्टमेंट कर नहीं पाती। अबे इतने कॉन्फिडेंस में वो आया क्यों था अगर उसके पास कोई लीड नहीं थी? तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बात कैसे समझ में आए किसी को? क्योंकि इसको समझ में आने के लिए तो वो कहानी जानना ज़रूरी थी ना, कि क्यों अचानक से वो आ गया। शायद ये बात पता चल जाती अगर एक रास्ता चुना गया होता तो। लेकिन क्या है ना यार कि आप लोगों ने इस कहानी में ना मुझे हद से ज़्यादा दिया है। तो एक रास्ता भले ही आप लोगों ने नहीं चुना, लेकिन मैं उसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? याद है ये सौरभ की जो टीम थी, बड़ी कॉन्फिडेंट होकर के आई थी। रंजीत को एक हिंट भी दिया था उसने, प्रणव को, कि सर
मत जाइए वो 4 महीने पहले वाले केस में, वो फालतू है। बात कुछ यूँ थी कि सौरभ की डिपार्टमेंट के हाथ में एक इन्फॉर्मेशन लगी थी, एक इन्फॉर्मेशन जो नॉर्थ ईस्ट में हुए कुछ किलिंग से रिलेटेड था। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में देयर वाज दिस सीरियल किलिंग दैट हैपेंड, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को नहीं लेकिन जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनको मारा जाता और उनकी जो बॉडी होती उससे कहीं पे भी डंप कर दिया जाता। उनकी बॉडी में एक बड़ी पेक्युलैरिटी होती, सर के पीछे यहाँ पे कुछ बाल शेव्ड होते, बहुत छोटा सा पार्ट लेकिन वो शेव्ड होते। ये जब बातें नोटिस की गई तो इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ सीरियल किलिंग, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग नहीं जान पाए क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में वो इंसिडेंट हुआ था। सौरभ की डिपार्टमेंट वाज एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस वाज रिलेटेड टू दैट किलिंग, क्योंकि 4 महीने पहले जो लड़की मिली थी उस डंपस्टर में उसके भी यहाँ से बाल शेव्ड थे। दे टुक द केस। सुरभि भी शायद वैसे ही कुछ वाला एक अजम्पशन लिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी डिपार्टमेंट उस केस को इन्वेस्टिगेट फर्दर करती है और अचानक से एक दिन उनके हाथों एक इन्फॉर्मेशन लगती है। इन्फॉर्मेशन कायदे से जिनके हाथों लगती है वो टेक डिपार्टमेंट वाले नहीं होते। दरअसल साउथ में एक छोटा सा, मतलब गांव नहीं कह सकते, शहर नहीं कह सकते, एक छोटा सा टाउन था। तो वहाँ पे एक बंदे को रॉबरी के चलते अरेस्ट किया गया था, लेकिन जब उसे अरेस्ट किया और उसके घर को ढूंढा गया तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे बात थोड़ी सी वियर्ड होने लगी। एंड इवेंचुअली उसने कुछ कन्फेशंस दिए विच वर रिलेटेड टू मर्डर। बंदे की मेंटल हालत सही नहीं थी और इसी कारण से शायद उसने बड़ा शौक में होते हुए और मर्डर्स के बारे में बताया। अब दिक्कत ये हो गई कि ये जो छोटा सा टाउन था यहाँ पे इस केस को सॉल्व तो किया लेकिन इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। चूंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुआ, सौरभ की टीम को ये नहीं पता था कि उनके हिसाब से जिस किलर ने आकर ये किलिंग करी है वो ऑलरेडी 1.5 साल पहले जेल में भर्ती करवाया जा चुका था और वो जेल में ही था। जब वो जेल में ही था तो 4 महीने पहले का किलिंग उसके साथ रिलेटेड कैसे हो सकता है? हो सकता हो कोई कॉपी कैट हो सकता है किसी ने मारा हो और कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उनका जो मेजर लीड था दैट वाज गॉन डाउन द ड्रेन, क्योंकि उनके पास कुछ और एविडेंसेस आए थे जो सब उस किलर से के साथ कनेक्ट हो रहे थे, बट किलर तो जेल में। Their entire investigation becomes a dull dud. एक और सवाल था, वो सुरभि के घर के बाहर मीडिया अचानक से आ जाती है। सौरभ ने ना जिस तरीके से इनकी डिपार्टमेंट से ये केस लिया था, इसके पहले भी कई दफ़ा वो ये हरकत कर चुका था जिस बारे में रंजीत ने एक हिंट दिया था। उन्हीं में से कुछ लोग जब सौरभ को फंसता हुआ देख रहे थे, बिकॉज सौरभ की डिपार्टमेंट ने बहुत उम्दा केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन जब एक स्कूल की बच्ची नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम वाला केस देखा तो उस पर प्रेशराइज करने के लिए उस दिन वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर के उस मीडिया को इकट्ठा करवाया था। लेकिन शायद किसी की गलती प्रणव के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि अगर वो मीडिया नहीं आई होती, प्रणव उस एरिया में नहीं आता, वहाँ नहीं आता, तो वो उस ड्रंक बंदे से नहीं मिलता तो कहानी उस रात को निकलने वाले टर्न पे नहीं आती। खैर, प्रणव, ये रौनक पर एग्जैक्टली तुम कैसे आए थे? मतलब व्हाट लेड यू टू? सर, रौनक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन गया है, बिकॉज पहला शक सर इस पे तब हुआ जब हम लोगों को, मतलब मेरे को इवेंचुअली ये पता चला कि वो रेड पेटल से बिलोंग करता था और उसने झूठ बोला कि वहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थे। सर, प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने झूठ बोला, प्रॉब्लम ये उसने जिस आसानी के साथ झूठ बोला। सर, 12th स्टैंडर्ड का लड़का है वो, पर इस कॉन्फिडेंस में अगर तुम एक पुलिस वाले को चकमा देने, मतलब दैट वाज सर अ ह्यूज रेड फ्लैग। प्रॉब्लम सर इसलिए अकेले नहीं कि उसने झूठ बोला, प्रॉब्लम इसलिए भी कि वहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली उसने बाकियों के सामने एक नैरेटिव भी बिल्ड किया कि उसको सुरभि पसंद नहीं थी बिकॉज वो थोड़ी सी रूड थी, और बाकी बच्चों को भी इस बात पे कन्विंस करवा दिया। सर, ये थोड़ा सा वियर्ड लगा,
सर दूसरी चीज़ ये थी कि जो हम लोगों ने कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखी थी, सर प्रिंसिपल ने कुछ फाइल्स डिलीट करवाई थी एट रैंडम। सर उन्हीं में से एक फ़ाइल थी जिसके अंदर हमें सर एग्जैक्टली रौनित है क्या कौन है नहीं पता था, बट सर उसने एक जो जैकेट पहनी, सर ये लोग सब कलर ड्रेस में थे उस दिन, तो सर जो जैकेट उसने पहनी थी सर इमीडिएटली उसके घर पे जाते ही साथ मैंने उसके कबर्ड में देखा तो आई गॉट दैट जैकेट एंड दैट वाज अ सेकंड कन्फर्मेशन। सर एक और कन्फर्मेशन कुछ हद तक यूँ था जो इशारा दे रहा था कि इतना क्लियर था दैट सुरभि वॉज अवॉइडिंग द कॉलोनी, समीक्षा ने बताया था, पर हम सब वरुण पे फोकस कर रहे थे। लेकिन वरुण ने अपनी बातों बातों में ये भी बताया था कि ये और रौनक कई दफ़ा साथ में रहते थे। अब सर चूंकि ये दोनों के दोनों साथ में वक्त बिताते थे तो वरुण को नहीं बल्कि रौनक को अवॉइड कर रही थी सुरभि, इसलिए सर वो उस कॉलोनी के आसपास कुछ नहीं पर सर। लेकिन मैं तो पता है इस बात के लिए बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि उस दिन मैंने समीक्षा के साथ ना एक वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर ली, क्योंकि सर अगर गलती से उस दिन सबके सामने मैंने बात करने के लिए बोल दिया होता, मतलब सर कितना टाइम लगता वरुण तक धागे जुड़ने में, क्योंकि सर वो नया है, सारे बच्चे इमीडिएटली बता देते, और अगर बात वरुण तक आ गई तो कितना टाइम लगता वहाँ से रौनक को पकड़ने में। अगर गलती से रौनक को पता होता कि जिस इंसान के कारण वो फंसने वाला है वो समीक्षा है, तो सर वो तो समीक्षा या वरुण में से किसी को भी, सर मुझे नहीं पता कैसे, बट आई एम रियली थैंकफुल दैट दैट डे आई टुक दैट डिसीजन। एक हिंट दिया था, दोस्त को करीब रखना लेकिन दुश्मन को और भी करीब, लेकिन कितना। इस बात का हिंट पकड़ते हुए करीबन 4-5 लोग थे जिन्होंने वोट किया था। इनमें से एक इंसान ने जो कमेंट किया था उस पर कुछ लाइक्स भी मिले थे, तो अगर ये रीज़न था आप लोगों का उस दिन वो रास्ता चुनने का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रेनी मूव। क्योंकि जब वो लाइन मैंने कही थी तो मैंने कभी ये नहीं कहा था कि वो उस एपिसोड का हिंट है, मैंने ये कहा था कि वो आने वाले एपिसोड्स को पलटने की ताकत रखता है। आने वाले एपिसोड्स को, सिर्फ उस एपिसोड को नहीं, प्रणव को कमिश्नर साहब के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी या नहीं, उसका भी हिंट उसी में है जो पता चलने वाला है। प्रणव, केस की बाकी चीजें तुम रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब इसको नहीं बता करके सर 3 लोग सर। सबसे पहला सर पियून दादा, सर इनका एक्चुअली में देयर इज सम डिस्प्यूट गोइंग ऑन ओवर द लैंड, और सर अगर वो ज़मीन इनको मिल जाए तो इनके घर के फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छे हो सकते हैं। अर्पित ये बात जानता था, अर्पित इस बात को लेकर लड़ा भी था। पियून दादा ने लेकिन बात पीछे सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि उनके एक भाई का इनके बाकी भाइयों ने शायद मिलके कुछ मर्डर वर्डर भी कर दिया था, लेकिन वो बात पुलिस तक कुछ नहीं पहुंची बिकॉज सर कोई एविडेंस नहीं है, गांव खेड़े का इलाका है, क्या मिल जाता वहाँ पे। लेकिन सर मैंने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी और सर वो लोग कतई एरोगेंट लोग हैं, मुंह पे बोल रहे हैं, मुंह पे कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने ही मारा था और साला वो आएगा तो उसकी भी यही हालत होगी। सर अब अर्पित जीते जी तो उनके अपने पापा को ही दिला नहीं पाया, लेकिन अगर एटलीस्ट उसके मरने के बाद उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी नॉर्मल हो जाएं तो शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए। क्योंकि सर अगर इस बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन को बाहर ले आते हैं कि अर्पित ने उस दिन ये सब किया था, तो सर उसके भाइयों को, उनके वकीलों को कितना वक्त लगेगा ये बात बोलने में कि अर्पित ही था। सर एक तरफ मेरा ये सोचना है, सर दूसरा इंसान, इनफैक्ट सर दूसरी किरदार इस तनुदी एक मिडिल क्लास नहीं बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हाँ, जो उन्होंने उस दिन वो टेक्स्ट और वो जो VPN यूज़ करके मैसेज, सब गलत था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका सुरभि के मर्डर और इन सब के साथ, सुरभि की किडनैपिंग और इन सब के साथ मर्डर तो होने वाला था ना। बचा लिया आप लोगों के एक डिसीजन ने जो आपने इस कहानी के मिड में लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन सुरभि की उस किडनैपिंग के साथ उस मैसेजेस और उन सब का कोई रैंडम कनेक्शन नहीं था सर। चूंकि सर ये जो पैसे कमा रही थी सर, काइंड ऑफ उसकी एक मजबूरी भी थी, क्योंकि घर महीने में कुछ 5-6 हज़ार रुपये रोज़, मतलब हर महीने अपने घर वालों को भी भेजती है। अब सर ठीक है, जो किया गलत किया, लेकिन अगर गलती से इस केस में उसका नाम इन्वॉल्व हो जाता है तो सर
जॉब भी जाएगी और उसके ऊपर से पता नहीं है अब ये ऑपोजिशन के वकील कहाँ कहाँ पे उसको जोड़ करके उनकी बात का बतंगड़ बना दें। तीसरा कौन? सर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने तो जो किया सर सीधे सीधे गलत किया था, रिकॉर्डिंग डिलीट करके। और सर अब उनकी नीयत क्या थी वो तो वही जाने। लेकिन सर मैंने एक बैक स्टडी करी, सर ये बंदा वैसे अच्छा है, लाइक द रिस्पॉन्स दैट द टीचर्स आर गिविंग एंड द स्टूडेंट्स आर गिविंग, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक अच्छा है एकेडमिक इंसान ही है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड के डिसीजंस के अगेंस्ट में जा कर के अराउंड जितना अलाउड होता है उससे भी 30 बच्चे ऊपर हैं जो सर एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जो फीस वगैरह पे नहीं कर सकते। तो सर बोर्ड की एक लिमिट होती है कि इतने ही बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। 30 से ऊपर बच्चे हैं सर जो सिर्फ उनके डिफेंस के चक्कर में उस स्कूल में हैं। अगर ये प्रिंसिपल ने डिलीट विलीट करी और ये सारी बातें होती है सर, बोर्ड तो उनको निकाल देगा। लेकिन सर उनको तो निकालेगा, लेकिन साथ में वो 30 बच्चों की एजुकेशन भी जाएगी। अब जब तक हमारे पास कोई ठोस रीज़न ना हो कि वो गलत ही था, तब तक एटलीस्ट उन बच्चों की एजुकेशन बची रहे। बाद में कमिश्नर साहब जो हैं बगल में रखे एक फाइल थी उनके पास, उस रिपोर्ट की ओर देखते हैं। गेहूं में घुन पिसने वाली बात है ना। यस सर, कई बातें हैं इस केस में जो सर केस के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं रखते, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रिलेशंस बहुत हैं सर। मेरे हिसाब से सारी बातें बताना ऑनेस्टली सिर्फ मीडिया के लिए थोड़ा खाना हो जाएगा, और जो दूसरे साइड जो डिफेंस लॉयर्स हैं फॉर रोनित सर, उनके लिए इट विल बिकम इवन मोर इजी टू स्लिप आउट ऑफ द केस। एंड सर कोई कमिश्नर साहब सोचते हैं, और इसी बीच में वो अब किचन में जाते हैं और दूसरे चाय की प्याली रेडी की जाती है। कहाँ से एक चाय के ऊपर इतनी पूरी कॉन्वर्सेशन थोड़ी हो पाती। फिर चाय बनाई जाती है। कमिश्नर साहब एग्री कर जाते हैं, उसको एक ग्रीन चिट दे देते हैं कि इन बातों को मीडिया के सामने बतानी है और पुलिस डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड करनी है। और कुछ बातों को अगला दिन आता है। अगले दिन प्रणव जो है वो मीडिया ब्रीफिंग में जो बताना था वो बताता है, पुलिस ब्रीफिंग में जो बातें बतानी हैं वो बताता है। जो जस्टिस था वो इवेंचुअली मिलता है। जैसा पहले से सोच के रखा था, रोनित को एक इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट हिज मेंटल स्टेट इज़ नॉट फाइन। सुरभि रिकवर नहीं करती। सुरभि जस्ट बिकम्स लाइक अ पर्सन जो खाना खा सकती है, उठाकर उसे वॉशरूम ले जाया जाता है, सुलाया जाता है, and she just doesn't really respond to anything. जिंदा थी, लेकिन अगर इसे जिंदगी कहते हैं तो ठीक है। उसके दोस्तों ने कभी भी उससे रिलेशंस नहीं ख़त्म किए। सुरभि की पढ़ाई बंद हो चुकी थी क्योंकि वो कहाँ से पढ़ाई एंड ऑल कंटिन्यू करती। उसके दोस्त इवेंचुअली कॉलेज में गए, लेकिन हमेशा जब भी छुट्टी होती घर आते तो वो हमेशा सुरभि से मिलने आते। और जब वो सुरभि से मिलते थे ना तो सुरभि कुछ रिएक्शंस देती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल का आ जाना, उसकी आंखों का जल्दी झपकना और होता। और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, द पीपल दैट वेर गुड विथ हर, उनके बीच में रहने से शायद उसकी, पर कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। उसके दोस्तों की लाइफ आगे बढ़ती है, उसके दोस्तों के कॉलेज ख़त्म होते हैं। एंड देन 5.5 साल बाद अचानक से एक दिन सुरभि कुछ बोलती है। बहुत टूटा टूटा ही सही, लेकिन वो कुछ बोलती है। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द केस, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। बस वो अपने मम्मी जो उसके साथ में बैठी थी उनसे कुछ बोलती है। सामने एक पेड़ है, पेड़ पे एक चिड़िया, और कुछ उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस बारे में जो उसके दोस्त थे उन्हें बताया जाता है। दोस्त सच्चे थे क्योंकि वो जहाँ थे, जैसे थे, सब छोड़ छाड़ के विद इन द नेक्स्ट 3 days वापस उस शहर लौटते हैं।
सुरभि से जाकर मिलते हैं। सुरभि की सिचुएशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन कुछ ऐसा बहुत अमेजिंग सा नहीं था, लेकिन एक ग्रीन फ्लैग कि कुछ बेटर हो सकता है। वो बैठते हैं, उससे बात करते हैं, और वो बहुत धीमे धीमे, टूटा टूटा ही सही, पर वो शायद वक्त के चलते सुरभि सही हो जाए। पर उसके दोस्त अच्छे थे। तनोदी भी मिलने आया करती थी। ये कहानी यहां पे आगे बढ़ती है। उसी तरह से करीबन 3-4 साल के बाद उस इंसिडेंट के एक प्रॉब्लम आती है एक केस में, और उस केस की प्रॉब्लम के चलते प्रणव के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में उसने किसी फाइल को छुपा करके तो नहीं रखा, किसी इंफॉर्मेशन को उसने नहीं बताया, ऐसा तो नहीं है, इस बात का एक क्लेम लिया जाता है। लेकिन क्लेम का क्या फर्क पड़ता, कमिश्नर साहब सपोर्ट में थे, उन्हें एग्जैक्टली पता था कहाँ पे कौन से धागे खींचने हैं। प्रणव का बाल भी बाका नहीं होता, एंड उस केस से आराम से बाहर निकल जाता है। या तो वो मीडिया को उस दिन सब कुछ साफ साफ बता देता, भले ही वो 3 घर बर्बाद होते, पर वो सेफ रहता, या एटलीस्ट कमिश्नर साहब के साथ ऑनेस्ट रहता। दोस्तों को करीब रखना चाहिए। प्रणव becomes a very well renowned detective in his own terms, और वो एक नहीं ऐसे कई और केसेस को सॉल्व करके निकालता है। वो और कमिश्नर साहब के सपोर्ट से वो सिर्फ उस शहर में नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग कोनों में भी जाता है। एंड बस कुछ ऐसी ही थी एक कहानी। 5 दोस्त, 3 मैसेजेस, एक रात, अ मिडनाइट टेक्स्ट, और किताब बंद होती है। किताब बंद होने के 2-3 दिन बाद अचानक से एक दिन दरवाजे पे एक नॉक होता है। अंदर आ जाएं, इजाजत हो तो। अरे आइए ना, कब आए आप? बस अभी थोड़ा टाइम पहले ही। कैसा है तू? एकदम बढ़िया, बैठो बैठो। तो कमरा एकदम अच्छा लग रहा है, तो रीडेकोरेट किया? अरे नहीं, हो तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बीच में करवा देते थे, उससे कहते कि अच्छा रहता है एक वो। सही है। तूने बनाया? अरे क्या बात कर रहे हो, वो देख के लग रहा है मैंने बनाया। मेरे से नॉर्मल सीनरी ना बने तो तुझसे बहुत खूबसूरत चीज़ें बन जाती, तो पता नहीं है, आराम से बना सकता था तू ये। अरे क्या फालतू के मजे मत लो पापा। हाँ क्या हुआ? नहीं वो तू क्या अभी क्या अब ठीक हो? नहीं नहीं, वो अभी तो बोला ना, मैं वो पापा बोला। हाँ तो कुछ नहीं। एक मिनट, ये 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 कौन? ये नहीं, अरे एक मिनट रुक, कोई बात नहीं। ये एक मिनट, हाँ, ये इसको देखा है? ये नहीं, कौन? मैं कौन हूँ? आप मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे हो पापा? पापा तेरे को कुछ उस दिन वो हाईवे कुछ याद आ रहा है बेटे? एक बाइक कोई सी? नहीं वो बेटा, क्रो हाईवे कुछ। नहीं, क्या हो गया? नहीं दर्द कर रहे हो बाबा, दर्द कर रहा है। नहीं एक मिनट डॉक्टर, कुछ नहीं है। बालाचंद्रन रोड के वहां पे जाते उसको नॉर्मल। डॉक्टर, एक डॉक्टर, 3 नर्सेस,
मिल करके सबसे पहले प्रणव को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं। उसे इमीडिएटली सेडेट किया जाता है, उसे बेहोश किया जाता है, उसको उसके बिस्तर पे लिटाया जाता है। डॉक्टर वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर मिस्टर चंद्रन खड़े होते हैं, हेल्पलेस, रिक्वेस्टिंग डॉक्टर क्या हुआ। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी हुआ क्या अंदर, मतलब क्या हुआ। ऑफिस में लेके जाते हैं उन्हें, और वहाँ पे मिस्टर बालचंद्रन ये बताते हैं कि प्रणव ने मुझे पहचाना। आप उस टाइम पे क्या बात कर रहे थे? मैं उसको कमरे में उसका एक पेंटिंग लगा था, पेंटिंग के बारे में मैंने पूछा और वो ऐसे ही मतलब बता रहा था और उसके मुंह से ऐसे पापा निकल गया। आई डिड नॉट आस्क हिम टू से एनीथिंग, लाइक नाइदर डिड आई आस्क कि मैं कौन हूँ, याद है क्या, कुछ भी नहीं बोला मैंने। एंड ही जस्ट बट ये डॉक्टर भी कंफ्यूज कि ये पॉसिबल कैसे है। वो लड़का इतने जो उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज़, इमीडिएटली नर्स को बुलाया जाता है। सुमित्रा वॉज द पर्सनल नर्स ऑफ प्रणव। वो जैसे ही आती हैं, सुमित्रा ये मेंटल जो इसके रिजल्ट्स जितने भी थे जो हमने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए, पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अलग से मिला, कुछ उसका इम्प्रूवमेंट आ रहा हो, या फिर उसने कुछ पुराने बीते वक्त के बारे में कुछ भी बात करी? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ये क्या पेंटिंग बोला आपने? इज देयर एनी पेंटिंग इन हिज रूम? वो सर एक पेंटिंग, मैं 1 मिनट लेके आती। सुमित्रा जो है वो रूम में जाती हैं और वहाँ से वो पेंटिंग लेकर के आती हैं। पेंटिंग को देखते हैं, कोई एक सीनरी का एक नॉर्मल सा रेगुलर सा पेंटिंग था, पर इसमें ऐसा कुछ क्या इस तरह की कोई पेंटिंग आपके घर पे है क्या? नहीं, ऐसी कोई पेंटिंग तो नहीं है, मतलब तो फिर ये क्यों ऐसा याद किया? ये इसके अलावा कुछ ऐसा अलग से इसने पिछले कुछ दिनों में आपसे बात करी है वाइल हैविंग योर जो काउंसलिंग सेशंस आप लोग लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिस्टर बताती हैं। अरे प्रॉब्लम हुआ क्या? अचानक से एक लड़का जो इतने सालों से कुछ याद नहीं कर पा रहा, अपने खुद के मम्मी पापा को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, वो अचानक से क्यों बोल पड़ा पापा, बिना किसी कुछ भी नहीं। अरे इतने में जो सिस्टर होती हैं वो भगती हुई आती हैं। डॉक्टर, देयर वाज दिस वन बुक दैट ही वाज रीडिंग। वो बड़ा एक्साइटेड मेरे को बताता भी था वो बुक के बारे में। कुछ मिडनाइट, एक मिनट मैं, और सिस्टर भगती हुई उसके वापस कमरे में जाती है, ढूंढती है तो सामने ही वो किताब रखी होती है। वो किताब लेकर वापस आती है। ये ऐसे करके कोई किताब उसके घर पे उसने कभी पहले पढ़ी, उसकी कोई फेवरेट बुक्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो जो बाला होते हैं वो घर पे फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा के अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ये अब मिडनाइट टेक्स्ट करके कोई किताब हमारे घर में रखी है क्या? वो जाके तुरंत, जो उसको पढ़ने का बड़ा शौक था प्रणव को, तो वो जो शेल्व्स वगैरह हैं उन सबको जा कर के देखती हैं, पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या अचानक से, मतलब क्यों पूछ रहे हो आप? ये पूछते हैं, लेकिन वो बताने वाले होते, डॉक्टर मना कर देते कि कुछ भी घर पे अभी नहीं बताना करके। ऐसी कोई किताब घर पे नहीं है, पर ये कितने। डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड, मिस्टर बालाचंद्रन भी कंफ्यूज्ड, और प्रणव सो रहा था। कहा था ना मैंने आप लोगों से, किताब का आखिरी पन्ना लिखने जा रहे हो, मेक इट अ गुड वन। वेल, यू मेड इट अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि प्रणव ने अपेरेंटली, डिटेक्टिव प्रणव नहीं, एक पेशेंट, एक ऐसा पेशेंट जो पिछले 9.5 सालों से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिटेड है। आईक्यू इंटैक्ट है, किताबें पढ़ने का आज भी शौक है, लेकिन अपनी जिंदगी में हुए बीते दिनों को याद नहीं कर पाता। एक ऐसा प्रणव जो एक दिन अपने एक दोस्त की बाइक पे मिलता है। हाईवे पे हेलमेट लगाया हुआ बाइक चल रही होती है और प्रणव के पांव दोनों तरफ से नीचे, दोनों हाथ टंकी के ऊपर, और बस कहीं जैसे खो गया था वो। सुबह हुई, किसी ने ऐसा खास नोटिस नहीं किया, पर फिर वहाँ पे किसी रास्ते में किसी ने उसको जब बगल में हटने के लिए कहा तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई,
एम्बुलेंस बुलाई गई और प्रणव को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। एक लड़का मेंटली एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से वो सब भूल जाता है। जिस दोस्त की बाइक पे होता है वो दोस्त गायब, वापस नहीं मिलता। क्रो हाईवे। कहानियों का एक खेल यहां पे खत्म होता है, अब मिडनाइट टेक्स्ट का, और हमारे अगले खेल का बिगुल यहां पे बजाया जाता है। अगले खेल का नाम, अगली कहानी का नाम क्रो हाईवे। एक कहानी एक लड़के की, डिटेक्टिव प्रणव नहीं, प्रणव, एक ऐसा प्रणव जो क्या कर रहा था उस दिन हाईवे किसी को नहीं पता, कहाँ था उसका दोस्त नहीं पता, बीती बातें भूल क्यों गया एक लड़का जो बढ़िया था। क्या हुआ उसके साथ ऐसा, पता चलेगा, क्योंकि वो कहानी भी तो आप ही लिखोगे ना, जैसे आपने इस कहानी को लिखा। अब मिडनाइट टेक्स्ट की वो किताब यहाँ पे पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अगर आपने अब मिडनाइट टेक्स्ट नहीं सुनी है तो भी आप हमारे अगले खेल को खेल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने मिडनाइट टेक्स्ट सुनी है तो 2-3 बहुत छोटे छोटे से धागे होंगे जो उस कहानी में आके जुड़ेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कब? आप लोग कहानी सुनते सुनते काफ़ी थक गए होगे ना, तो आपके लिए मैं थोड़ा सा एक हमारी अगली कहानी के लाने की हमेशा हमें कीमत रखते हैं। इस बार कोई कीमत नहीं रखी गई है। क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। कल, याद, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि हम लोगों ने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, और वो कल कंप्यूटर्स ने मुझे थोड़ा सा धोखा दिया, बड़े डर के मारे, क्योंकि 2023 में मुझे बहुत बुरा सा कई लोगों ने कमेंट्स में कहा था। काफ़ी सपोर्ट करने वाले लोग थे, लेकिन जब मैं टाइम पे अगर अपलोड नहीं कर पाया, और मैंने बहुत डिले किया है पिछले साल काम, तो मुझे वो सारी मेमोरीज़ थी कि वो लोग क्या बोलेंगे कैसे, और मैं ना बहुत हिचकिचा रहा था। मैं यहीं पे इसी कमरे में, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और इस बीच में जोसलिन ने मुझे कहा था कि भैया सुनो, आप बोल दो, आपकी लाइक यू हैव अ वेरी गुड ऑडियंस, दे विल अंडरस्टैंड। एंड मैं नहीं एग्री कर रहा था। मैंने कहा कि हम दोबारा से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड किया टू मेक दिस वीडियो, एंड 965 कमेंट्स हैं एज ऑफ नाउ। मैं कमेंट स्क्रॉल कर करके थक गया हूँ, मुझे इसमें एक अभी तक नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू से। आप लोगों ने अगली कहानी की जो कीमत है उसे अदा कर दी है, मान लीजिए। ये वीडियो मैं इस वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया ना, मैं उसे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। छाती ठोक के कल मैं एक फंक्शन में गया था, और वहाँ पे ना मतलब आई वाज लाइक जेन्युइनली अपसेट, बिकॉज इतना प्लान करके रखा था, इट वाज अ संडे एंड जाना था, और मैंने बोला था अगर मैंने डेट कमिट करी है तो मतलब अब मैंने 2023 में अपने बर्थडे 10 अक्टूबर को आई हैड डिसाइडेड कि आइंदा से कभी भी अगर हमने कोई डेट कमिट करी है, वील नेवर बैक ऑफ। हमने एक वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेड। आई वाज लाइक सो क्रश्ड कि यार फिर से डिले हो रहा है, फिर ये। एंड देन इस वीडियो के नोटिफिकेशंस आना शुरू होते हैं। The comments, these comments, मैं जैसे ये एडिटिंग खत्म होती है ना, मुझे इस वीडियो के कमेंट्स पे आने लाइक अगली कहानी में कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप लोगों ने उसका जो हक है वो इस वीडियो पे जो रिस्पॉन्स दिया उससे अदा कर दिया, बिकॉज आई थिंक आई गॉट समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। बहुत खूबसूरत दिन था कल, थैंक यू फॉर दैट। एंड अब से कोई भी अगर मेजर अपडेट होता है तो उसको हम YouTube पे भी लाएंगे। अगले कुछ दिनों तक मेरे कज़िन आया हुआ है, तो उसके साथ अब थोड़ा सा वक्त बिताना है। मेरे कुछ दोस्तों ने अब तो वो बंदूक उठा लेंगे, क्योंकि वो तब से बैठे हैं कि भैया मिल ले तू, और मैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग और इन सब में बिजी था, तो उनसे जाके मिलना है। और एक दिन मुझे 2 दिन बस सोना है, मुझे एक अच्छा रेस्ट लेना है। उसके बाद क्रो हाईवे की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन फेब मिड तक हम लोगों ने
थोड़ा सा सोच के रखा है। अगर आ जाए फेब मिड तक तो ठीक है, लेकिन फेब में आ जाएगा ये गारंटीड है। क्रो हाईवे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो भी, लेकिन इंटरेस्टिंग तब है जब विजडम के साथ आप अपने चॉइसेस लें, क्योंकि वो कहानी नहीं, वो भी कहानियों का खेल है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है, मैं सिर्फ एक टेस्ट ले रहा था कि कितने लोग स्किप करके चले जाएंगे और कितने यहाँ तक टिके हैं। अगर यहाँ तक टिके हो तो एक सवाल पूछना था आपसे, और जवाब जो होगा ना उसका कमेंट सेक्शन में दे देना, और मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये वीडियो इन तक देखा। क्रो हाईवे की तैयारी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, उसे सुनाने का दिल भी बड़ा है, मैं सुनाने भी आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?